तो कहीं ना कहीं बसपा को ऐसा डर लगता है कि अगर स्थानीय नेतृत्व अगर पैदा होता है दलित समाज में राजस्थान में, तो उनके लिए एक बड़ी पीछे हटने वाली बात हो जाएगी। बुनियादी सवालों पर चुनाव नहीं होते हैं, ये एक बड़ी विडंबना है। चुनाव के आखिर में आते आते जाति धर्म एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर के आते हैं। बुनियादी सवालों पर चुनाव नहीं होते हैं, ये एक बड़ी विडंबना है। चुनाव के आखिर में आते आते जाति धर्म एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर के आते हैं। आखिर वजह क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का जो बड़ा आधार है वो दलित और बहुजन का है, नेता नहीं बना पा रही है, विधायक नहीं बना पा रही है अपने समुदाय का, दलित आदिवासी का। अच्छी वैसे तो अगर ये नहीं भेज रहे तो कांग्रेस बीजेपी ऑलरेडी हमें भेज रही है ना, वहाँ पे लोग वक्त विधानसभा में जा रहे हैं, विधानसभा तो खाली नहीं है ना। आपके कैंडिडेट उनसे अलग कैसे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राय भी उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती जी ने पैसा लेकर उन्हें टिकट दिया। इस बार 2018 में फिर से वो आरोप लगाने के बाद दोबारा वो टिकट लेके आए। उन्होंने फिर अपने विधानसभा में बोला कि हमारी पार्टी के नेता पे जो उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ रेट बढ़ा दो तो वो कुछ भी कर सकते हैं दोबारा। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और इस समय हम मौजूद हैं अलवर के सर्किट हाउस में और मेरे साथ हैं धर्मेंद्र जाटा, जो स्वतंत्र तौर पर राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर सामाजिक उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। टीम राजस्थान नाम से इनका एक संगठन है जिसको लेकर वो दलित आदिवासी वंचित समाज के उत्थान के साथ साथ उसे जागरूक भी कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे, तमाम उस मुद्दों पर काम कर रहे हैं। तकरीबन 18-20 दिन से सामाजिक शक्ति निर्माण यात्रा चल रही है और उस यात्रा के धर्मेंद्र जाटव संयोजक हैं। उनसे बात करते हैं कि इस यात्रा को लेकर उनके क्या उद्देश्य हैं और राजस्थान की राजनीति और भारत की राजनीति के बारे में बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र भाई, राजस्थान की राजनीति, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपकी यात्रा सामाजिक शक्ति निर्माण यात्रा है, बहुजन समाज पार्टी की संकल्प यात्रा वो भी निकाल रही है। ये दोनों में कोई तालमेल है कि या आपकी यात्रा को देखकर उन्होंने इस यात्रा का नाम रखा या शुरुआत करी क्योंकि आप भी सक्रिय हैं? जी, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। इनफैक्ट राजस्थान में, क्योंकि उसी पूर्वी राजस्थान में हमने सामाजिक शक्ति निर्माण यात्रा का निकालने का तय किया और हम निकाल रहे थे, जो 15 अगस्त को पहले ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया कुछ कारणों से। तो उन्होंने भी 16 अगस्त से वो यात्रा का किया है। एक्चुअली इसको इस तरीके से देखा जाता है कि मायावती जी पे शुरू से आरोप रहा है, जब से मायावती जी के नेतृत्व में बसपा आई है या मायावती के जब से ये इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, कि उन्होंने अन्य प्रदेशों की लीडरशिप को सप्रेस करके रखा है, दबा कर रखा है। उन्होंने अन्य प्रदेशों में दलित लीडरशिप को उभरने नहीं दिया गया। तो इस संदर्भ में लोगों का कहना है कि अगर धर्मेंद्र यहाँ पे एक स्थानीय एक लीडर के रूप में उभर रहा है, तो कहीं ना कहीं बसपा को ऐसा डर लगता है कि अगर स्थानीय नेतृत्व अगर पैदा होता है दलित समाज में राजस्थान में, तो उनके लिए एक बड़ी पीछे हटने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि स्थानीय नेतृत्व पैदा होने के बाद में निश्चित रूप से समाज उनसे जुड़ेगा और मायावती जी के प्रति जो उनका मोह है वो भंग होगा। तो शायद यही डर है कि आकाश आनंद को, वही जो जहाँ से हमने धौलपुर से शुरुआत की थी हमने यात्रा की, और उसी पूरे एरिया को वो कवर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। लोगों का ऐसा कहना है, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक अनुमान के पीछे एक हकीकत भी हो सकती है। सामाजिक शक्ति निर्माण यात्रा का मेरा पहला सवाल यही होना चाहिए था, इस यात्रा के उद्देश्य क्या हैं? कोई 4 दिन बाद आपकी इस यात्रा का पहला जो है दौर वो संपन्न होने वाला है और दूसरी यात्रा कब शुरुआत करेंगे? उद्देश्य क्या है आपके? देखिए, मोटा मोटी हमने ये लगाया कि जो समाज इसमें ज़्यादा संगठित है हमारे देश में, वो राजनीतिक हमारी जो प्रक्रिया है उसमें बेहतर भूमिका निभा पा रहे हैं। हम लोगों की दलित समाज जो है, दलित वंचित समाज, इनकी जनसंख्या तो काफ़ी है, लेकिन वो अपने जनसंख्या के अनुपात में उस तरीके से एक राजनीतिक प्रभाव वाली राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इस बार तय किया है कि ये सामाजिक जो शक्ति है ये जाति आधार पर नहीं है, जाति चेतना आधार पर नहीं है। ये सामाजिक शक्ति हम बना रहे हैं जो इस समाज की जो मोटा मोटी हमारी समस्या है, जैसे कि आवास की समस्या है, आजकल युवाओं में जो खासकर दलित समाज की ही समस्या है, दलित समाज के युवाओं की, कि बेरोजगारी की समस्या एक बड़े स्तर पर देख रहे हैं हम लोग ग्रामीण समाज में। फिर ये पेयजल, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज इन बुनियादी ज़रूरतों के इर्द गिर्द लामबंद हो और अपनी शक्ति दिखाए और सरकारों से अपनी मांगें पूरी करवाए। क्या आपको लगता है कि सरकार 70-75 साल इस आज़ादी को हो चुके हैं, एक बहुत सामान्य सवाल जो मैंने कल भी पूछा था कि घर घर पानी पहुंचाने के लिए सरकार और राशन, फ्री राशन की बात आप कर रही है और उसको रोज़गार नहीं दे पा रही है, तमाम जो पानी, रोज़गार और ये आप मतलब ये जो सवाल है, मौजूदा सवाल,
इस बुनियादी सवाल पर सरकार इतनी ढीली, इतनी लापरवाह या उसके काम करने का तरीका देखो, ये भी एक विडंबना है कि हमारे देश में समस्याएं तो यही हैं जो आपने बात की, बुनियादी समस्याएं जिन्हें हम बोलते हैं, लेकिन इन बुनियादी सवालों पे चुनाव नहीं होते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। चुनाव के आखिर में आते आते जाति, धर्म एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर के आते हैं, और कमज़ोर समाज जहाँ पर उनकी अनभिज्ञता है, उनकी जो अशिक्षित समाज है, उनकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, उनकी जो जागरूकता नहीं है, पैसे के बहाव में या अन्य तरीके के खेल खेल के उनके वोट को इन्फ्लुएंस किया जाता है। और बड़े स्तर पर पैसा का खेल भी होता है, जाति के बाद में सेकंड नंबर पर पैसे का खेल होता है, और इस चक्कर में उनके सवाल हर बार पीछे धकेले जाते रहे हैं। तो हमने सही समय पर इस बार हमने ये सामाजिक शक्ति निर्माण यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव में जाकर ये संदेश दे रहे हैं कि इस बार आप अपने इन मुद्दों के प्रति लामबंद होइए और इन्हीं मुद्दों पर आप लड़ाई लड़िए कि कब तक हम लोग जो ये बुनियादी सवाल हैं इनको आगे ढकेलते रहेंगे। कि आज भी मैं धौलपुर गया था, दलित समाजों के गांव, आज भी वहाँ पे 20 से 25% लोग कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। आप ये देखिए, गांव-गांव में आज दलित समाज के लोग जो युवा हैं, उन्होंने अच्छी खासी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके पास स्वरोजगार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इसके कारण सरकार को ढूंढने चाहिए। क्या उनका प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल फेल कर चुका है कि इन योजनाओं को वहां तक नहीं ले जा पा रहा है? पेयजल की समस्या है तो पूरा हर गांव का है स्थिति। आप देखिए, दलित बस्तियों में खासकर ये ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जो मजबूत समाज है उनके पास खुद का एक बोरिंग या उनका एक सेटअप होता है, क्योंकि वो अपना खुद का सोर्स तैयार कर लेते हैं। लेकिन दलित समाज जो कमज़ोर समाज है, वहाँ पे पेयजल का बड़ा किल्लत है, और उनको मजबूरन उन लोगों की, और जो सरकार की तरफ से जो बोरिंग या ट्यूबवेल खुदाए गए हैं, वो भी उन बस्तियों में खुदवा दिए गए हैं जहाँ पर उनके जो कहते हैं कि ये जातियाँ हमारे बहुत दबंग जातियाँ हैं और या हमारे प्रति शोषण करती हैं। तो ये भी एक चीज़ें हमारे सामने निकल के आई हैं जो सरकार के सामने आनी चाहिए। धर्मेंद्र भाई, आप बहुजन समाज पार्टी में रहे, लेकिन हम बात करें बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ दलित वोटर की। आप पूरे इस यात्रा में आप देख रहे हैं कि जो दलित वोटर है, दलित समाज है, वह अपना नेता नहीं बना पा रहा है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की पहले बात करती थी, लेकिन इस समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उसके थॉट पर आ गई है। आखिर वजह क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का जो बड़ा आधार है वो दलित और बहुजन का है, नेता नहीं बना पा रही है, विधायक नहीं बना पा रही है अपने समुदाय का, दलित आदिवासी का? देखिए, इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई भी, अधिकतर पार्टियां हैं जो पॉलिटिकल पार्टी, जो सक्सेसफुल पार्टियां हैं, जो चुनावी रूप से सफल हैं, वो एक वोट एक्सचेंज बैंक के रूप में भी काम करती हैं। यानी कि यदि कोई किसी समुदाय का पूरे प्रदेश में वोट बिखरा हुआ है, वो समुदाय पूरी किसी पार्टी से जुड़कर किन्हीं 2-3 सीटों पर अपना एक रिप्रेजेंटेशन प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर राजस्थान की 200 विधानसभाओं में किसी समाज का अगर 1-1 हज़ार वोट हर विधानसभा पर है, तो वो 2-3 विधानसभाओं पर अपना कैंडिडेचर किसी पार्टी से मांग सकता है कि वो हर जगह वो उस पार्टी को सपोर्ट करें। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये भाईचारे वाली सिस्टम बनता है कि जहाँ पे हर समाज अपना अपना वोट किसी पार्टी को देता है और वहाँ से अपना शेयर करता है। तो एक भाईचारा मॉडल है। तो जो बीएसपी है उसका मॉडल तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर दलित समाज दूसरे वर्ग के लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, खासकर कैंडिडेट हैं, और जिनका कोई शोषण नहीं है, वैसे कैंडिडेट का जिनका कोई वैचारिक लगाव भी नहीं है इस विचारधारा से, कोई वैचारिक समर्पण भी नहीं है, वैसे लोगों को वो जिता के भेज रही है। तो अगर पार्टी की मूलभूत जो विचारधारा है कि हम लोगों को, बाबा साहब को मानने वाले या अम्बेडकराइट लोगों को हमें विधानमंडलों में भेजना है, तो ये उस लक्ष्य की ओर तो नहीं है। केवल यही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वैसे तो अगर ये नहीं भेज रहे तो कांग्रेस बीजेपी ऑलरेडी हमें भेज रही है ना, वहाँ पर लोग वक्त विधानसभा में जा रहे हैं, विधानसभा तो खाली नहीं है ना। आपके कैंडिडेट उनसे अलग कैसे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में आज तक दलित समाज ने यहाँ पे बहुत सारे समय समय पे अलग जातियों के या अलग वर्गों के लोग भेजे हैं विधानसभा में, लेकिन वोट के बदले वोट, जो मैंने आपको बोला कि वोट बैंक एक्सचेंज बैंक के रूप में काम नहीं कर पा रही, इसलिए दलित समाज को किसी समाज का भी यहाँ वोट नहीं मिलता है। यही कारण है कि वो सिंगल वोट के दम पर वो किसी भी सूरत में नहीं पहुँच पाएंगे। और रिसेंटली उनका कोई हाव भाव लगता भी नहीं है कि वो इस अपने मॉडल में बदलाव कर रहे हों। उनका यहाँ पे एन कैन प्रकार जो उन पर आरोप लगते रहते हैं, जैसे कि राजेंद्र गुड़ा जी उनके बाद 2 बार एमएलए रह चुके हैं। आप देखिए 2008 में वो जब शायद बसपा से जीते थे और कांग्रेस में गए थे, तब भी उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती जी ने पैसा लेकर उन्हें टिकट दिया। इस बार 2018 में फिर से वो
आरोप लगाने के बाद दोबारा वो टिकट लेके आए, उन्होंने फिर अपने विधानसभा में बोला कि हमारी पार्टी के नेता पे जो उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ रेट बढ़ा दो तो वो कुछ भी कर सकते हैं दोबारा से। संभावना है कि बहुजन समाज पार्टी पुनः इनको उदयपुर पार्टी से वो टिकट दे दे। देखिए उन 6 एमएलए में से ज़्यादा नहीं तो 2-3 को तो एमएलए का मुझे लगता है टिकट मिल जाए, क्योंकि ऐसी सूचना है कि वो उनके संपर्क में हैं। अब वो है कि हाँ, वो जो जैसे गुड़ा जी ने बोला कि भाई वो रेट बढ़ा के कुछ हो जाता है वहाँ पे, तो वो देखेंगे। तो इसका मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ, तो अंतर्गत हुआ जो वोटर है जिसके वोट के आधार पर वो विधायक बन रहे हैं, गूड़ा जैसे तमाम जो नेता हैं, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उस समाज के लिए। तो मतलब उसके लिए तो सोचने वाली बात है कि वोट हम दे रहे हैं, नेता वो बंदा बन रहा है और उसके लिए वो काम भी नहीं कर रहा है ढंग से। देखिए जो पहचान की राजनीति जिसे बोलते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसके कुछ खतरे हैं, वो यही खतरे हैं। मायावती जी का समाज एक अनपढ़ समाज है, बहुत अशिक्षित है, गरीब समाज है, सूचना की वहाँ तक पहुँच नहीं है। उनको एक अपनी बड़ा लीडर अपनी जाति की दिखती है, तो वे उसे वो उसे हर कीमत पे फॉलो करना चाहते हैं। तो ये दलितों का सबसे बड़ा जो बोलते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मना किया कि नायक पूजा की तरफ नहीं जाना है, गलती से ही मतलब ये हो रहा है। लेकिन दलित समाज में सबसे ज़्यादा नायक पूजा का आप रुझान देखेंगे, वहाँ विचारों का कोई महत्व नहीं है। ब्रांड पॉलिटिक्स से अगर किसी भी सूरत में अगर कल किसी भी व्यक्ति को उठाकर मीडिया के माध्यम से भी यहाँ पे 4 दिन में दलित नेता के रूप में स्थापित किया जा सकता है। तो नायक पूजा यहाँ का एक मोटा मोटी जो पिछली 30-40 साल में जो ट्रेंड किया गया है नायक पूजा के रूप में, नायक पूजा की राजनीति के लिए, वो बड़ा घातक है। और यही कारण है कि दलित समाज की जो राजनीति है वो लगातार पीछे जाती जा रही है। मैं अभी धौलपुर में था, वहाँ पर तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अन्य जिलों के अपेक्षा वहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, खासकर करौली और धौलपुर में। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर कुछ गाँव में मैं गया, मैंने देखा कि आपके यहाँ पे क्या एमएलए जो हैं वो काम नहीं कराते। तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि हमारे गाँव के कुछ लोग जो मायावती जी के समर्थक है, वो अन्य पार्टी के लोगों को आने पर भगा देते हैं गाँव से। तो जब वो जीत के जाते, क्योंकि यहाँ तो सरकार कांग्रेस बीजेपी की है, तो वो लोग उन गाँव में ध्यान ही नहीं देते, काम नहीं देते। तो कम से कम हम लोगों को हर पार्टी के प्रति उनको बात रखने का मौका देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का हमें सम्मान करना चाहिए, मुझे ऐसा उनसे कहना है। क्योंकि कोई भी पार्टी अभी ये जिद नहीं हो सकती कि आपकी पार्टी कोई पसंदीदा पार्टी हमेशा राज करे, क्योंकि तो लोकतंत्र है। ये भी संभावना है कि आपकी पार्टी कभी राज में ना आए, फिर भी हमें लोकतंत्र को चलाना है और हर पार्टी से या हर पार्टी से हर समाज को कुछ मिलना चाहिए। आप लगातार अगर कोई जाति अगर इस तरीके से चिन्हित हो जाए कि ये इस पार्टी पर्टिकुलर इस पार्टी से जुड़ी हुई है और वो लगातार लंबे समय तक अगर विपक्ष में बैठती है, जैसे कि खासकर दलित समाज के साथ पूर्वी राजस्थान में मैंने देखने को मिला, क्योंकि वो बड़े स्तर पर बीएसपी के वोटर रहे हैं या उनसे जुड़ाव रहा है, तो उनको ऐसा दिखता है कि पिछले 25 साल में उनके प्रति ध्यान ही नहीं दिया गया है या उनको लगातार विपक्ष में रहना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी लगातार उनको पीछे इग्नोर करते रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मुझे याद है और आपको पता है कि कांग्रेस को कई ऐसी जाति वर्ग के लोग हैं, समाज के लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, और खुल के वो लोग कहते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते उनका, लेकिन फिर भी कांग्रेस में उनके मंत्री हैं, बड़े पद पर उनके अधिकारी हैं, वो भी तो अपने डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार से काम निकलवा रहे हैं। तो ये दलित समाज आखिर क्यों नहीं समझ पा रहा है? देखिए मैंने बोला ना कि ये ठप्पा धोने का भी एक बहुत बड़ी, हम जो अभी तक देखिए दलित समाज को संगठित करने का कोई प्रयास हुआ नहीं सामाजिक रूप से। जो भी प्रयास हुए पार्टी के स्तर पर हुए हैं, यानी काशीराम जी ने भी दलित समाज को जोड़ा तो बसपा से जोड़ा है, उन्होंने उनको सामाजिक रूप से खड़ा नहीं किया है। जैसे कि आप मजबूत समाजों को देखते हैं, जातियों को, उस तरीके से उनको खड़ा नहीं किया गया है। अगर अभी भी जो प्रयास चल रहे हैं अलग अलग पार्टियों से जोड़ने का, अगर दलित समाज को एकजुट किया है तो कांग्रेस ने भी कांग्रेस से जोड़ा है, दलित समाज को इकट्ठा नहीं किया है। तो हमारे जब तक हमारे समाज पे क्या है कि जो दलित समाज पे एक ठप्पा लगा है कि ये पर्टिकुलर एक पार्टी के वोटर्स हैं, उस ठप्पे को भी हम इस यात्रा के माध्यम से धोना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि दलित समाज अपनी स्वतंत्र एक आइडेंटिटी बनाए, अपनी ताकत बनाए, शक्ति बनाए और सभी पार्टियों से समय समय पर अपनी बात करे, और यदि अगर कोई पार्टी उनकी बात नहीं सुनती दूसरी पार्टी से वो बात करें, एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएं और अपना अधिकतम हित साधने का काम करें। नायक पूजा की आपने बात करी, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख, दूसरी तरफ मायावती, बहन मायावती, ये जो नायक पूजा और इन दोनों की अगर बात करें और एक तरफ बात करें
दलित राजनीति का, जो एक पूरा, अगर आप पूरे एक सिनेरियो देखें पूरे भारत में, आपने कल भी कहा कि हमें कोई ऐसा आदमी या ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता जो लगे कि हाँ इस पूरी जमात को आगे लेके जा रहा है और वो एक संभावना और अच्छे सफलता की तरफ। देखिए इसमें एक आप इसको नोटिस करेंगे, हाँ, कि मायावती जी के मूवमेंट में 2003 के बाद में एक तब्दीली आई। वो 2003 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उसके बाद लगातार उनसे जो पढ़ा लिखा तबका है, खासकर जो दलित समाज का एक छोटा सा मिडिल तबका है, वो जाता गया। यानी कि अब मायावती जी के साथ में वही ग्रामीण कम पढ़ा लिखा तबका है जो विचारों से नहीं व्यक्ति से गाइड होता है, जो नायक पूजा की तरफ आसानी से धकेला जा सकता है। वही वोटर कहीं में करीबन चंद्रशेखर के साथ भी एक मुझे खामी दिखती है कि वो जो समाज की, दलित समाज की जो इंटेलेक्चुअल जो एक जो भीड़ वो है, एक लोग हैं, उनको साथ लेने में मुझे भी कहीं लगता है कि वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो खुद नहीं आ रहे हैं या ले नहीं रहे हैं वो? अब ये बात तो नेतृत्व पे ही प्रश्न उठता है कि वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं साथ लेने में। और मैं मानता हूँ कि इनकी जो पॉलिटिकल जो लाइन है वो भी कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास दलितों का छोटा सा ही सही, उनके एम्बिशंस के आसपास नहीं दिखती हैं। क्योंकि दलित समाज का जो मिडिल क्लास एक उभर के आया है पिछले 20-30 साल में, उनके अपने एम्बिशंस हैं। तो जब तक वो उनको अपने साथ जोड़ने में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक इनका ये जो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सफल हो पाएगा ऐसा मुझे। आखिरी में, जाति के नाम पर कांग्रेस सरकार ने जो बोर्ड बनाए हैं, जैसे कि बालीनाथ बोर्ड, इस तरह के बोर्डों से, इस तरह के जो जाति के नाम पर समाज सरकार जो बना रही है, उससे क्या जाति में ताकत बढ़ रही है या बिखराव है? देखिए, ये इस वाली सरकार में मैंने देखा है कि बहुत सारी जातियों को जाति के आधार पर बोर्ड बनवाए गए हैं। पहले भी 10-15 साल पहले ही बने, लेकिन इक्का दुक्का जातियों के थे। इस बार की कांग्रेस सरकार ने ऐसा बहुत सारी जातियों को लेकर, खासकर दलित समाज की बहुत सारी जातियों को लेकर ऐसे अलग अलग बोर्ड बनाए हैं। तो इनका अभी सरकार को भी मुझे लगता नहीं, पार्टी को भी कोई फ़ायदा होगा। लेकिन खासकर जो हमारे जो देश में जो जातीय जो संरचना है हमारे समाज की, अगर इस तरीके से बोर्ड बनते हैं तो ये राजनीतिक रूप से बड़े, मतलब देश के लिए बड़े घातक हो सकते हैं। क्योंकि इसमें जातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा पैदा होना बड़ा एक मतलब कि अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि हमें चाहते हैं कि देश में असल मुद्दों पर राजनीति हो, और जातियों के अंदर बीच में अगर इस तरीके से प्रतिस्पर्धा पैदा होती है तो ये एक निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत नहीं। आखिरी में एक सवाल, इस यात्रा को लेकर अपने युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस पूरे यात्रा के अंदर युवा अगर इसमें सजग और जागरूक हो गए तो आपकी यात्रा का मोटो और उद्देश्य दूर तक जाएगा। निश्चित रूप से मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं अपने युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए, अभी हम जो खासकर दलित वर्ग का जो कमज़ोर समाज का युवा वर्ग है, वो निश्चित रूप से ये जो बेरोजगारी की समस्या है, सबसे ज़्यादा ये हमारा दलित समाज का युवा वर्ग ही घिरा हुआ है। क्योंकि हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो एक अपर क्लास की नहीं है, जो क्लास 1 है या जिनको हम बोलते हैं कि अमीर लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोगों तक की भी इस बेरोजगारी समस्या नहीं है। क्योंकि उनके पास इतने संसाधन होते हैं कि वो छोटा मोटा अपना, अगर कहीं से अगर उनको ये जॉब्स नहीं मिलते, छोटा मोटा अपना खुद का धंधा कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं। दलित समाज एक मजदूर समाज है। वहाँ पर मजदूरों को, बच्चों को थोड़ी बहुत एजुकेशन पाने का मौका मिला है अभी जो हमारे देश में। अब वो जो सरकारें जो जॉब्स क्रिएट करने में जो असफल रही हैं लंबे समय से, पिछले 10-15 साल से, उसका सबकी मार उन्हीं लोगों पर पड़ रही है। ना उन पर स्वरोजगार की योजनाएं वहाँ तक पहुँच पा रही, ना उनका उतना एक्सपोजर है, ना ही हमारा जो शासन प्रशासन उतना संवेदनशील उनके प्रति है कि दलित समाज के युवाओं को अच्छे से ट्रेंड करके स्वरोजगार की योजनाएं उन तक पहुंचाया जाए, जिससे कि ग्रामीण समाज की एक अर्थव्यवस्था अपने आप में एक मजबूत हो। तो उस स्तर पर हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि वो अगर अपने आप को इन मुद्दों के प्रति लामबंद नहीं करते तो आने वाला समय उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। इस यात्रा में आपको रुझान अच्छा मिल रहा है? हमें तो बहुत से सपोर्ट मिल रहा है। हमें जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और हमने अभी ये 6 जिलों में लेके हमने ये पहला वो किया है, और इसी पहले चरण के दौरान हमें बाहरी अलग अन्य जिलों से हमें आ रहे हैं कि आप यहाँ पे भी ऐसा कुछ जागरूकता का कार्यक्रम चलाएं। और हम चाहते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक, ठोस सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर, जो बुनियादी सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर लोग इकट्ठे हों और अलग जो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें रचनात्मक प्रभाव डालें। वो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है टीम राजस्थान की संयोजक और
इस यात्रा के सामाजिक शक्ति निर्माण यात्रा के अभी संयोजक सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को लेकर यात्रा निरंतर जारी है। जन आवाम को जागरूक भी कर रहे हैं कि अगर इन मुद्दों पर जागरूक नहीं हुए, 70-75 साल में जिस तरह से ये समस्या बनी रही हैं और भी आगे आने वाले समय विकराल रूप ले लेगी। इसलिए आपको इस यात्रा का जो उद्देश्य है और मूल जो इसका नैतिक सवाल है उसको समझना होगा। बिना किसी भी कोई स्वार्थ के यात्रा को ये निरंतर निकाल रहे हैं, जनआवाम के बीच जा रहे हैं, तो आपको समझें, जानें, तब आप खुद भी अपने लिए बेहतर सवाल पैदा करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र भाई। धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल में मुझे जगह दी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत। शुक्रिया। मैं अपने सभी दर्शकों से ये अपील करूंगा कि हमारे जो भाई महेश वर्मा जी, जो कि एक बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं और उन्होंने तो डॉक्टरेट भी किया है पत्रकारिता के उसमें, बहुत अच्छा वो न्यूज़ कवर करते हैं। उनका बहुत अच्छा एक सवाल भी वो उठाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो इनके ये चैनल डेमोक्रेटिक भारत को ज़रूर आगे बढ़ाएं, शेयर करें, उनको लाइक करें और उनको ताकत दें। धन्यवाद।